नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम रीतिकाल भाग 4 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 75 तक के प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से और ट्रिक की सहायता से बिल्कुल हल किया था। तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76, आवत जाता राजा के लोगा, मूर्तिधारी मानव भोगा, किसकी पंक्ति है? सोच समझकर आपको उत्तर देना है। बिल्कुल नया सा प्रश्न है और इस प्रकार से कुछ नए प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हर प्रकार की परीक्षा में जब बैठते हैं तो 4-6 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो कि बड़े नए होते हैं और सबको परेशानी में डालते हैं। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि सेनापति की पंक्ति है, विकल्प बी केशवदास की, विकल्प सी भिखारी दास या फिर विकल्प डी घनानंद की। तो बिल्कुल सोच समझकर आपको उत्तर देना होगा और बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है, नया प्रश्न है और निश्चित रूप से परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, केशवदास इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, आवत जात राजा लोगा, आते जाते हैं राजा लोग भी आते हैं किसके पास? बोले केशव के पास। केशव कौन है? वही केशव जिन्हें हम लोग कृष्ण कहते हैं। तो केशव के पास आवत जाता राजा लोगा, सब लोग आते हैं, सभी लोग जाते हैं किसके पास? केशव के पास, यानी कि केशवदास की पंक्ति है। इसी क्लू से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में आलम के विषय में सत्य नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि ये जाति के ब्राह्मण थे, ये सत्य नहीं है। विकल्प बी, ये शेख रंगरेजिन से विवाह किए थे, ये भी सत्य नहीं है। या फिर विकल्प डी, आलम के लिए सुदामा चरित और श्याम स्नेही इनकी रचनाएं हैं, ये विकल्प सत्य नहीं है। अथवा विकल्प डी, प्रेम का खुदाए हैं और इसके सौदागर हैं। तो कौन सत्य नहीं है? एक विकल्प सोच समझकर आपको उत्तर देना है। 3 विकल्प सही है लेकिन एक सही नहीं है घनानंद आलम के विषय में, तो उसका जवाब आपको देना है। और इस प्रश्न के माध्यम से अगर आप सही कर पाते हैं तो 5-5 प्रश्न आपके सही होंगे और 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है इस एक ही प्रश्न से। और बिल्कुल आप सभी का जवाब धीरे धीरे टहलते हुए आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। प्रेम का खुदा और इसके सौदागर आलम के विषय में ये सत्य नहीं है। आप क्यों सत्य नहीं है? तो ये बिल्कुल आपको इसका जवाब देखिए क्या है कि ये प्रेम के खुदा और इसके सौदागर नहीं है, बल्कि प्रेम के पीर हैं। पास से प्रेम, पास से पीर, प्रेम के पीर आलम है और प्रेम का जो इसका ये आप दिखाई दे रहा है सौदागर नहीं, इसके दर्द हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस कवि को प्रेम का पीर कहा जाता है, किस कवि को इसका दर्द कहा जाता है? तो दर्द किसको इसका है? पूरे आलम को है दर्द इसका। और खुदा यहाँ पे जो देख रहे हैं, खुदा नहीं बल्कि प्रेम का पीर, प्रेम की पीड़ा किसको है? बोले सबको है, आलम को है। तो आलम फर आलम को जोड़ लीजिएगा और इसे बैठा लीजिएगा। बात करें तो ये जात के ब्राह्मण थे, बाद में इन्होंने शेख अंग्रेजी से शादी करके मुसलमान हो गए थे, ये ध्यान में रखिएगा। आलम के लिए सुदामा चरित और श्याम स्नेही इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 77 का विकल्प डी आपने सही किया होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 78 है कि इस कविता किसकी रचना है? विकल्प ये कह रहे हैं घनानंद की, विकल्प बी बोधा की, विकल्प सी आलम या फिर विकल्प डी ठाकुर की। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 78 आपके स्क्रीन पर आसान सा प्रश्न है और सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, घनानंद इज राइट आंसर। जो इसकी लता होती है बड़ी घनी होती है, इसकी लता घनी होती है, तो घनी फॉर घनानंद ध्यान में रखिएगा। और एक इसका नामा है, इसका नाम का बोध होता है, तो इसका नामा बोधा की कृति है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। कभी कभी वो रचना और ये रचना दोनों में से पूछ लेता किसका है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भटकने की संभावना होती है क्योंकि दोनों मिलती जुलती है, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 79 है कि केशवदास महाकवि एवं रीतिकाल के प्रथम उन्नायक किसका कथन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प सी विजयपाल सिंह या फिर विकल्प डी अगेय। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 79 आपके स्क्रीन पर है कि केशवदास महाकवि एवं रीतकाल के प्रथम उन्नायक है, किसका कथन है ना। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल लॉक किया गया और जवाब देखा जा रहा है कि सही है या गलत। तो केशवदास महाकवि एवं रीतकाल के प्रथम उन्नायक हैं, विकल्प ए इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का उत्तर विकल्प ए आया
निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। जिनका नहीं भी आया वो महाबधाई के पात्र हैं कि अब के बाद उनके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, केशवदास महाकवि है और रीत काल के उन्नायक हैं। आप किसी व्यक्ति को कवि ना कह के महाकवि कहो, उन्नायक कहो, तो इसका मतलब दुलार में कहते हैं। तो दुलार फॉर नंद दुलारी वाजपेयी इज राइट आंसर। केशव महाकवि हैं और रीत काल के प्रथम उन्नायक हैं। दुलार में कहा गया तो दुलार फॉर नंद दुलारी वाजपेयी इज राइट आंसर। ठीक है ना। बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के भी आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है? इन्हें कहा है संस्कृत का क्लासिकल कवि, ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर विजय सिंह की बात करें तो इन्हें कोर्ट का कवि कहा है ना। ये ध्यान में रखिएगा, केशव को कोर्ट का कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर विजय पाल सिंह ने कहा। आगे जी की बात करते हैं तो आगे जी ने इनकी तुलना बेन जॉनसन ने से की है, ये ध्यान में रखिएगा। और केशव को व्यंग्य के सफल कवि मानते हैं आगे जी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 79 का विकल्प ये नंद दुलारी वाजपेयी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है कि घनानंद का कौन सा जो ग्रंथ है वो फारसी छंद में है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कौन सा ग्रंथ होना चाहिए था, है ना। कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? विकल्प ए इस्कलता, विकल्प बी बिरह लीला, विकल्प सी सुजान हित प्रबंध, या फिर विकल्प डी यमुनायस। सोच समझ के उत्तर देना। प्रश्न संख्या 80 आपके स्क्रीन पर है कि घनानंद का कौन सा ग्रंथ है जो कि फारसी छंद में है। बिल्कुल सोच समझ कर जवाब देना होगा। और बिल्कुल आप सबका जवाब आया तेजी के साथ कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बिरह लीला इज राइट आंसर, है ना। देखिए, विरह में व्यक्ति क्या करता है? जब कोई व्यक्ति विरह में हो जाता है, दुख में हो जाता है ना, तो फारसी भुगता है। फारसी, है ना। एक बोतल शराब पी लेता है और उसके बाद कहता है पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं। तो ये फारसी बोलता है। बस ऐसे क्लू बनाइएगा और इसे दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति विरह में होता है, विरह की जुदाई में होता है, विरह में होता है, तो क्या करता है? एक पौआ लगा लेता है और फारसी भुगना शुरू कर देता है। यानी कि बिरह लीला जो घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है वो फारसी छंद में है। ठीक है। अब आज के बाद ये प्रश्न भूलना नहीं चाहिए। चलिए, प्रश्न क्या 81 है कि पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस शासक ने दी? विकल्प ये कह रहे कि रुद्रदेव ने दिया, विकल्प बी जयपुर नरेश प्रताप शाही ने दिया, विकल्प सी महाराज जय सिंह, या फिर विकल्प डी राम सिंह एवं जय सिंह दोनों लोगों ने मिलकर के दिया है। सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 81 आपके स्क्रीन पर है। और बहुत ढेर सारे भाई बहन इस पर तो भटक गए, लेकिन भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल प्यारा सा जवाब है विकल्प बी, जयपुर नरेश प्रताप शाही ने इनको दिया था। तो पद्माकर की उपाधि, पद्माकर को कविराज की उपाधि कौन? प्रताप, नरेश प्रताप, है ना। देखिए, कविराज की उपाधि कौन दे सकता है? जो नरेश प्रतापी होगा, जो नरेश होंगे प्रताप वाले होंगे, वही कविराज यानी कवि शिरोमणि की उपाधि दे सकते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 81 के विकल्प बी को आप सही करिएगा। ठीक है। चलिए, संख्या 82 एक बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका किसने किया है? विकल्प ए कृष्ण कवि ने, विकल्प बी लाला भगवान दीन ने, विकल्प सी अंबिका दत्त व्यास, या फिर विकल्प डी लल्लू लाल। सोच समझ के उत्तर देना है। और बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 82 आपके स्क्रीन पर है। कुछ भाई बहन लल्लू लाल पे जा रहे हैं। लल्लू लाल की तो लाल चंद्रिका है, अंबिका दत्त व्यास की बिहारी बिहार है, लाला भगवान दीन की बिहारी देव, है ना। कृष्ण कवि की बात करते हैं तो देव और बिहारी। सोच सोच के उत्तर देना है। किसने सर्वप्रथम टीका की है? प्रश्न ये आपसे पूछा गया है और बिल्कुल आप सभी का जवाब आया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, कृष्ण कवि इज राइट आंसर। ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो कृष्ण कवि ने देव बिहारी नाम से क्या लिखा था? सबसे पहले बिहारी सतसई की टीका की थी। तो प्रश्न संख्या 82 का विकल्प ये कृष्ण कवि इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 83 है घनानंद के विषय में असत्य कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि इनका जन्म 1689 और मृत्यु 1739 में। विकल्प बी में है कि आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला थे, मृत्यु वृंदावन में हुई और इनकी प्रेयसी का नाम था सुभान वेश्या। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 83 आपके स्क्रीन पर है कि घनानंद के विषय में एक असत्य कथन है। यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको 4 प्रश्नों को सही करने का अवसर मिल रहा है। अगर आपका ये प्रश्न सही हो गया तो निश्चित रूप से आप 4 प्रश्न यहाँ से बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ गया कि सर ये तो प्यारा सा प्रश्न था, विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्रेयसी सुभान नहीं थी बल्कि सुजान थी, है ना। सुजान, देखिए ना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना होना चाहिए। सुजान, घनानंद, सुजान। घनानंद कब होगा? घनानंद जब व्यक्ति सुजान होगा। तो इनकी सुजान इनकी प्रेयसी थी। सुभान किसकी थी? तो सुभान बोधा की, सुभान अल्लाह, ये सुभान बोधा के प्रेयसी थी। ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 83 का विकल्प डी जो है ये असत्य है। बाकी विकल्प ये
जन्म 1689 और मृत्यु 1700 बिल्कुल 39 में राइट है। अंक के आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे, ये भी सही है, मोहम्मद रंग। और वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये भी सही है। तो विकल्प ए बी सी तीनों सही, लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो उनकी प्रेयसी सुभान नहीं बल्कि सुजान थी। सुभान जो है बोधा की प्रेयसी थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 84 है कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है, कथन किसका है? सोच समझकर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 84 आपके स्क्रीन पर है कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों द्वारा किया है, किसका कथन है? विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। सोच समझ कर उत्तर आपको देना। प्रश्न संख्या 84 आपके स्क्रीन पर है कि बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब जो है सही भी आया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से विकल्प डी सही होगा। और कैसे बैठाएंगे? तो देखिए जो प्रेम है उसकी अनिर्वचनीयता और का आभास और विरोधाभास किसमें? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 85 बड़ा आसान सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है और परीक्षा में दिखने वाला प्रश्न है कि सुभान नामक गणिका किसकी प्रेयसी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि ये घनानंद की प्रेयसी है, विकल्प बी बोधा की, विकल्प सी आलम, या फिर विकल्प डी ठाकुर। तो आप सभी का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बोधा इज राइट आंसर, है ना। सुभान बोधा की प्रेयसी थी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 86 है कि ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, शुक्ल ने किसके विषय में कहा है? प्यारा सा प्रश्न है और निश्चित रूप से यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजिंग होंगे कि किसको सही माना जाए। विकल्प ए देव के विषय में, विकल्प बी द्विजदेव के विषय में, विकल्प सी सेनापति, या फिर विकल्प डी पद्माकर के विषय में। सोच समझ के उत्तर देना होगा। प्यारा सा प्रश्न है कि ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, शुक्ल ने किसके विषय में कहा है? बहुत सोच के दीजिएगा उत्तर। इस प्रश्न को शामिल करने का मेरा एक बहुत अलग उद्देश्य है। तो बिल्कुल कुछ भाई बहन तो सेनापति को, तो भैया ध्यान से रखिएगा, सेनापति ऋतु वर्णन में बिल्कुल है ना प्रसिद्ध है, ख्याति है, बहुत प्रिय इनको है, ये तो हम स्वीकार करते हैं। पद्माकर बिल्कुल होली फाग उनको पसंद है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति है ऋतु वर्णन में इनके हृदय का है ना, इनके हृदय का उल्लास उमड़ता है, हृदय के उल्लास उमड़ करता है किसका? तो विकल्प बी होगा सही। और कुछ भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प बी आया था, कुछ का सी आया था। तो दोनों लोग आप यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा कि ना जहाँ पे आएगा ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है तो भैया वो तो सेनापति है, लेकिन यहाँ पे ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और बिल्कुल द्विजदेव के विषय में कहा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 86 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 87 है कि प्रेम सखी का मूल नाम क्या है? विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रेमा है, विकल्प बी प्रेमाश्रयी, विकल्प सी बक्सी हंसराज, या फिर विकल्प डी कृपा निवास है। सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 87 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का प्यारा सा जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बक्सी हंसराज इज राइट आंसर, है ना। जो प्रेम सखी है, प्रेम सखी का मूल नाम है बक्सी। तो प्रेम में कोई बक्सा नहीं जाता है और प्रेम हंस से सीखिए, हंसों के जोड़ा से सीखिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रेम सखी हंसराज बक्सी, हंसराज बक्सी, बक्सी हंसराज। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 88 है कि विज्ञान गीता के विषय में असत्य कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि 1610 ईस्वी में लिखा गया, विकल्प बी इसकी रचना किस कवि के प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक के आधार पर की गई, ये भी विकल्प सही है गलत है। विकल्प सी है इस रचना में केशवदास एक आचार्य एवं धर्म गुरु के रूप में सामने आते हैं, और विकल्प डी है कि यह एक वैराग्य संबंधी ग्रंथ नहीं है। सोच समझ के उत्तर आपको देना। प्रश्न संख्या 88 आपके स्क्रीन पर है, विज्ञान गीता के विषय में है और कुछ भाई बहनों की विशेष डिमांड थी कि सर कुछ रचना जो होती हैं उन रचनाओं के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आप दे दिया करें, उससे भी कुछ प्रश्न निर्माण करें। तो निश्चित रूप से आप सबके जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को आज की इस प्रश्नोत्तरी में शामिल किया गया है और प्यारा सा उत्तर आप सबका आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। वैराग संबंधी ग्रंथ नहीं है, ये असत्य है, बल्कि ये वैराग संबंधी ग्रंथ है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बात करें विज्ञान गीता तो केशवदास जी की रचना है, 1610 में लिखी गई। इसमें ये रचना कृष्ण कवि का जो प्रबोध चंद्रोदय है उसके नाटक के आधार पर किया गया, ये भी सही है। और इसमें रचना केशवदास एवं जो इसमें रचनाकार रचना केशवदास हैं,
धर्म आचार्य एवं धर्म गुरु के रूप में सामने आते हैं। ठीक है ना। और एक वैराग्य संबंधी ग्रंथ है, नहीं है, नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 88 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है कि भूषण की कृति शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि 1673 अलंकार, विकल्प बी 385 अलंकार, विकल्प सी 99 या फिर विकल्प डी 105 अलंकार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बिल्कुल शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा और बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा जवाब सबका आया कि है विकल्प डी को लॉक किया जाए। 105 105 अलंकार इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सभी का जवाब सही है। सभी लोग निश्चित रूप से बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और जो भाई बहन लगातार जुड़े हुए हैं, बिल्कुल वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब भी बधाई के पात्र हैं, है ना। बात करें यहाँ पे 1673 ईस्वी में लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। 385 की बात आई तो 385 उसमें छंद है, ध्यान में रखिएगा। 99 अलंकार आप देख रहे हैं विकल्प सी में, तो 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार हैं, 1 चित्र अलंकार, 1 संकर अलंकार है और बिल्कुल सही जवाब है 105 अलंकार इज राइट आंसर। तो मित्रों प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सभी को देना था और बिल्कुल विकल्प डी 105 अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 है कि शिवा बावनी के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ये, इसमें शिवाजी की वीरता संबंधी 52 कवित्व हैं। विकल्प बी श्रृंगार रस से युक्त रचना है। विकल्प सी यह कवि भूषण की कृति है और विकल्प डी है इस कृति के लिए शिवाजी ने भूषण को, है ना, बिल्कुल 52 लाख रुपए, 52 हाथी और 52 गांव दिया था, है ना, प्रदान किया था। तो सोच समझ कर उत्तर देना है कि इसमें एक असंगत है, यानी कि असत है, सही नहीं है, उसका जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 90 आपके स्क्रीन पर है। शिवा बावनी, बावनी का मतलब ही होता है 52, ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। श्रृंगार रस से युक्त रचना नहीं है, बल्कि ये वीर रस से युक्त रचना है। प्यारा सा प्रश्न था, लेकिन ढेर सारे भाई बहन इस पर ध्यान ही नहीं दिए। तो इस तरह से 2-4 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं जिस पे आपको ध्यान नहीं जाता है और ध्यान ना जाने के कारण आप लोग उसमें से जो सही विकल्प होता है उस विकल्प को गलत कर देते हैं। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल आप सभी का जवाब आया कि सर विकल्प बी श्रृंगार से युक्त रचना नहीं है, बल्कि ये वीर से युक्त रचना है। ठीक है। विकल्प ए की बात करते हैं तो शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है, 52 कवित्व हैं। भूषण की कवि है, ये भूषण की कृति है, ये भी सही है। और इस कृति के लिए शिवाजी ने भूषण को 52 लाख रुपया, 52 हाथी और 52 गांव दिया था। 52 पर 52 ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 90 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 है कि चिंतामणि के विषय में सत्य नहीं है। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि चिंतामणि का जन्म 1609 में और मृत्यु 1680 में। विकल्प बी, इनका जन्म तिकवापुर जो कि कानपुर में है वहाँ पर हुआ था। विकल्प सी, चिंतामणि का एक उपनाम मणिमाल था और विकल्प डी है कि सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी थी रस विलास। सोच समझ कर उत्तर देना। प्रश्न संख्या 91 आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा एक विकल्प सही नहीं है और आप सभी भाई बहनों का उत्तर आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी रस विलास नहीं है, बल्कि कवि कल्प द्रुम, ये ध्यान में रखिएगा। और कवि कल्प द्रुम क्या, कवि कल्प तरु इनकी रचना है, ध्यान में रखिएगा। द्रुम नहीं है बल्कि तरु है, ध्यान में रखिएगा मित्रों। ठीक है ना। तो कवि कल्प तरु इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार से जन्म 1609 और 1680 मृत्यु, तिकवापुर कानपुर, उपनाम मणिमाल। ठीक है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्रश्न संख्या 92 है और छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना किसने की। विकल्प ए कह रहे केशवदास ने की। विकल्प बी की बात करते हैं सेनापति, विकल्प सी भूदेव या फिर विकल्प डी देव ने की। तो सबका उत्तर सही आना चाहिए और सभी का उत्तर भी सही आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। क्या कि 34वां रस है, यानी 34वें संचारी भाव की जो कल्पना की जाती है वो बिल्कुल देव द्वारा की जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। 33 संचारी भाव है, लेकिन जो 34वां है उसकी कल्पना कौन करते हैं, कवि देव इज राइट आंसर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 92 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93, एक बिहारी आचार से अधिक कवि है, किसका कथन है। विकल्प कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र या फिर विकल्प डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सोच समझ के उत्तर आपको देना। प्रश्न संख्या 93 आपके स्क्रीन पर है कि भिखारी आचार से अधिक कवि हैं, किसका कथन है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि भिखारी के विषय में, भिखारी आचार से अधिक कवि हैं। क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल इनको मानते हैं। कौन? शुक्ल। तो भिखारी क्या है, आचार से अधिक कवि है,
रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, आचार से अधिक कवि राम के हैं, आचार से अधिक कवि राम के हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो भिखारी होते हैं ना वो आचार से अधिक कवि हैं राम के, आचार से अधिक कवि राम के नाम पे तो भिखारी मांगते हैं, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि ये हिंदी के अच्छे आचार गिने जाते हैं, भिखारी दास के विषय में किसका कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि भिखारी दास है ना एक अच्छे आचार गिने जाते हैं, है ना, किसने कहा है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र, विकल्प सी हजारी प्रसाद या फिर विकल्प डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सोच समझ कर उत्तर देना है। प्यारा सा प्रश्न है, परीक्षा में फंसने वाला प्रश्न है, और बिल्कुल आप सभी का जवाब आया कि सर भिखारी आचार से अधिक कवि थे, तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लेकिन ये हिंदी के अच्छे आचार गिने जाते हैं और गिनती हम लोग करते हैं तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 हज़ार में करते हैं, तो 1000 फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। ये हिंदी के अच्छे आचार गिने जाते हैं, 1000 कवियों में, 1000 आचार्यों में गिने जाते हैं। तो गिनने की संख्या जब गिनती आएगी 1 2 4 5 हज़ार और गिनना हजारों में गिना जाता है, तो हिंदी के अच्छे हजारों कवियों में गिने जाते हैं, हजारों आचार्यों में गिने जाते हैं। 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को बैठाइएगा और इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 है कि हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष बहुत बड़ा कवि मानते हैं, किसका कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी नंद दुलारी वाजपेयी या फिर विकल्प डी आगे का। सोच समझ कर उत्तर देना। प्रश्न संख्या 95 आपके स्क्रीन पर है कि हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष बहुत बड़ा कवि मानते हैं, किसका कथन है। प्रश्न संख्या 95 आपके स्क्रीन पर है और बोले हम प्रताप जी को मानते हैं, आपका जवाब भी आया विकल्प ही है ना। तो बड़ा कवि मानते हैं, बड़ा मानते हैं किसको, रामचंद्र शुक्ल। ध्यान में रखिएगा, प्रताप को पद्माकर से बड़ा या समकक्ष मानने वाले रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 96 है कि सभा मंडन किसकी कृति है। विकल्प ये कह रहे हैं कि भिखारी दास की, विकल्प बी अमीरदास, विकल्प सी मतीराम या फिर विकल्प डी चिंतामणि। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्यारा सा प्रश्न, आसान सा जवाब आपसे चाहिए प्रश्न संख्या 96 का, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अमीरदास इज राइट आंसर, है ना। देखिए सभा में मंडन कौन करेगा, जो अमीर व्यक्ति होगा उसी की सभा होगी और सभा में वही मंडन करेगा, तो सभा में मंडन अमीरदास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 है कि अमीरदास के काव्य में रीति व भक्ति का अनूठा संयोग है, कथन किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी अगेय का, विकल्प सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र का। सोच समझ कर उत्तर आपको देना है, और प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 97, अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय प्रश्न। सोच समझ कर उत्तर दीजिए, जवाब की प्रतीक्षा। प्रश्न संख्या 97 आपके स्क्रीन पर, इंतजार है आपके उत्तर का। तो बिल्कुल धीरे धीरे सभी का उत्तर आना शुरू हो गया कि सर अमीरदास के विषय में ऐसी बात, भक्ति का अनूठा संयोग, है ना। तो अनूठा संयोग कब होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। अनूठा संयोग कब होगा, जब स्वरूप अच्छा मिल जाए, है ना। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अमीर भी हो और अमीर के साथ भक्ति भी हो, और भक्ति के बाद उसका क्या हो, स्वरूप भी सुंदर हो, तो भक्ति हो, है ना, बिल्कुल काव्य भी हो, अमीर हो, भक्ति हो, है, और स्वरूप हो, तो स्वरूप होगा तो अनूठा संयोग होगा। स्वरूप का मतलब डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। कभी कभी आप कहते हैं कि लड़का है भैया बहुत अमीर घर का है, लेकिन अगर सुंदर हो, स्वरूप हो, तो अनूठा संयोग होगा। तो अनूठा संयोग यही है कि अमीर होने के साथ साथ व्यक्ति स्वरूप वाला भी हो। स्वरूप माने डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। इसी को इसके साथ जोड़ लेना है कि अमीरदास के साथ अनूठा संयोग कब बनेगा, जब वह स्वरूप वाला होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 है कि विषय वैविध्य की दृष्टि से अमीरदास रीति काल के सबसे बड़े कवि ठहरते हैं, किसका कथन है। देखिए विकल्प ये कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी विश्वनाथ या फिर विकल्प डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 98 आपके स्क्रीन पर, आपकी जवाब की प्रतीक्षा में। बिल्कुल अब कुछ भाई बहनों का उत्तर भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर। बिल्कुल, बा से विषम, बा से वैविध्य, बा से विश्वनाथ। विश्व में क्या है, विषय की वैविध्य है, विश्व में विषय की वैविध्य है, ध्यान में रखिएगा। और विश्व में अमीर बहुत हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर, ऐसे इन्हें जोड़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 99 है कि पद्माकर के
पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि हैं, कथन किसका है? पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि हैं, किसका कथन है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र या फिर विकल्प डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 99 आपके स्क्रीन पर है कि पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि हैं, किसका कथन है? और बिल्कुल आ गया कि सर अंतिम है, हजार में अंतिम, हजार में अंतिम कवि हैं, हजारों में अंतिम कवि हैं, कौन? बोले पद्माकर। तो हजारों की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे हजारी हो जाएंगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है, इसको ऐसे आपको दिमाग में चिपका लेना है कि पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हजारे कवियों में एक हैं, हजारों कवियों में अंतिम है। तो अंतिम फार अंतिम, ठीक है। तो हजारी को हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 99 का विकल्प बी राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 100 है कि आचारत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में पद्माकर की ख्याति रीतकालीन कवियों से अलग दिखाई देती है, किसका कथन है? सोच समझकर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 100 आपके स्क्रीन पर है। विकल्प ए कह रहे हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प सी डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र। सोच समझ कर दीजिए उत्तर। प्रश्न संख्या 100 आपके स्क्रीन पर है कि आचारत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में पद्माकर की ख्याति होती है ना? तो बिल्कुल आचारत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में ख्याति होगी, तो बच्चन सिंह इज राइट आंसर। अब देखे होंगे ना कि जो व्यक्ति आचारात्व हो, आचार के साथ साथ उसकी ख्याति भी हो जाए, तो बिल्कुल हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं है, वो डॉक्टर बच्चन सिंह इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 100 का आप सभी का जवाब आया कि सर विकल्प सी डॉक्टर बच्चन सिंह इज राइट आंसर। तो बिल्कुल आप सभी का जवाब सही और सभी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी और प्रत्येक रविवार को टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई जाती है। तो आप सभी जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करें, अपनी तैयारी को बेहतरीन करें और अपना सिलेक्शन लें। तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय।